भारतीय संविधान के अध्ययन की श्रृंखला में हम अभी मौलिक अधिकार में प्रवेश कर चुके हैं। मौलिक अधिकार जो भाग 3 में आता है और इसमें कुल मिला के 12 से लेकर के 35 तक के आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और अभी हम लोग अनुच्छेद 13 पढ़ेंगे क्योंकि 12 हमने ऑलरेडी पढ़ा चुका है। अनुच्छेद 13 में जो बताएंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के एक सबसे बड़ा आर्टिकल ये है, वो है अनुच्छेद 13। इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है इसको समझिए। देखिए, न्यायपालिका आपको पता होगा कि क्या होता है, जो न्याय को संरक्षण देता है, जो न्याय को पालन करता है। इसी के अकॉर्डिंग जो सर्वोच्च न्यायालय आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, वो आएंगे। फिर राज्यों के लिए हाई कोर्ट आएंगे और ज़िला के लिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो सब आएंगे। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत बहुत सारे कोर्ट्स आते हैं, जैसे फौजदारी न्यायालय, सिविल न्यायालय, राजस्व न्यायालय, ऐसे बहुत तरह के मुंसिफ न्यायालय आते हैं। इन सब का इकट्ठा नाम क्या है? न्यायपालिका। तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि न्यायपालिका को ना जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, ये इसका अधिकार है। जैसे समझिए, मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ मुकदमे दायर हो गए और वहाँ पर इसका समाधान नहीं कर पाया, तो हाई कोर्ट इसे वापस लेंगे, बुलाएंगे उस चीज़ को, बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि ये मामला आप समाधान नहीं कर पाए तो मुझे देखने दो। और मान लीजिए कि हाई कोर्ट भी ऐसे समाधान नहीं कर पाए, तो इस मामले को कौन लेते हैं संज्ञान में? सुप्रीम कोर्ट लेते हैं। तो ये जो अधिकार है इसको बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। तो आर्टिकल 13 में न्यायालयों को जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान करता है, उन्हें अधिकार देता है। और इसीलिए वो क्या करते हैं कि मौलिक अधिकार से जितने भी असंगत विधियां हैं उन सबको वो शून्य कर देते हैं। मतलब ये है कि न्यायपालिका देखते रहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में आने वाले जितने भी प्रावधान हैं इसका हनन तो कोई कर नहीं रहा है ना। इसलिए बोलते हैं न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक, साथ में मौलिक अधिकार का संरक्षक, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका पावर है, जुडिशियल रिव्यू का पावर है, ठीक है। अब रही बात कि आर्टिकल 13 में क्या क्या शामिल है, तो ये बात बोलते हैं अनुच्छेद 13 का 1 बोलता है कि संविधान पूर्व बनने वाली जितने भी विधियां थी और संविधान के बाद, यानी कि संविधानेतर बनने वाली जितने भी विधियां हैं, ठीक है ना। संविधान के पहले जो बनाई गई विधियां हैं, संविधान के बाद जो बनाई गई विधियां हैं, इनमें जितने भी नियम लिखे गए हैं, जितने भी प्रक्रिया बताए गए हैं, वो मौलिक अधिकार को खंडन न करें, मौलिक अधिकार को खंडन न करें। यदि मौलिक अधिकार में लिखे गए प्रावधान को अगर ये जरा सा भी न्यून करता है, कम करता है, तो ये विधियां बेकार हो जाएंगी, ये विधियां शून्य हो जाएंगी। इसका मतलब मौलिक अधिकार जीत जाएगा और ये सारी विधियां क्या हो जाएंगी? शून्य हो जाएंगी। अब रही बात कि इसमें कौन सी विधियां बताई गई है, इसमें इसके अंतर्गत आने वाला जो विधि है ये क्या है, तो एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं कि इसमें कौन सी विधियां बताई गई है, किस तरह की विधि इसमें आते हैं। तो सबसे पहले इसमें विधि आते हैं, उसका नाम है अध्यादेश। अध्यादेश किसे बोलते हैं? अध्यादेश। तो देखिए, जब भी संसद कोई विधि नहीं बनाता हो, कोई नियम नहीं बनाता हो, या राज्य का विधानमंडल कोई नियम नहीं बनाता हो, तब उस समय संसद के मामले में राष्ट्रपति को अधिकार है, वो आर्टिकल 123 के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वे अध्यादेश जारी करेंगे। और ये अध्यादेश अल्पकालिक अस्थायी कानून होता है। ये किसको अधिकार है? बोलो, राष्ट्रपति को अधिकार है कि जब भी संसद का सेशन न चले, कोई नियम न बने और नियमों की आवश्यकता है, उस टाइम राष्ट्रपति क्या करेंगे? अध्यादेश जारी करेंगे। ये भी एक तरह का विधि है जो पूरे भारत में लागू होता है, यथासंभव राज्यों में भी लागू होता है। अब रही बात कि अध्यादेश को आप समझ गए। इसके बाद अध्यादेश में आर्टिकल 123 जो राष्ट्रपति को अधिकार देता है, वहीं विधानमंडल के लिए आर्टिकल 213 जो राज्यपाल को अधिकार देता है। राज्यपाल को बोलता है कि जब भी कोई विधानसभा का सत्र न चले, उस समय आप क्या कर सकते हो? अपने राज्यों के लिए कानून बना सकते हो। ज़रूरी है ये अध्यादेश, नहीं तो मान लीजिए कि ऐसा टाइम आ जाए जब विधानसभा स्थगित हो, लोकसभा स्थगित हो, उस टाइम कोई ना कोई तो नियम होना चाहिए जो देश की प्रशासनिक व्यवस्था को करे संचालन।
इसलिए ये सारे प्रावधान करे गए हैं। तो अध्यादेश का मतलब आपने समझ गया। इस विधि के अंतर्गत और एक चीज़ आता है, उसका नाम है रूढ़ी। रूढ़ी माने क्या होता है? देखिए, जो हमारे परंपरागत नियम थे, इतिहास जब पढ़िएगा तो कुछ लगेगा पता कि रूढ़ी क्या होता है। जैसे कि सती प्रथा एक्ट रूढ़ियों को ख़त्म करने के लिए ही बनाया गया। और भी बहुत तरह के पुराने सोच समझ विचार, उसको नियम बना करके रखा गया था समाज ने, उसको रूढ़ी बोलते हैं। तो अगर कोई ऐसा रूढ़ी का नियम जो मौलिक अधिकार का खंडन करता है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएंगे। मतलब मौलिक अधिकार से बढ़ के कुछ नहीं है, इतना मान के चलिए। ये आर्टिकल 13 बोलता है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत आता है एक विधि में, उसका नाम है आदेश। आदेश तो आप जानते हैं कि जो हमारे प्रशासनिक संस्थान हैं, जो बड़े बड़े संस्थान हैं, वो आदेश जारी करते हैं। तो आपने अध्यादेश समझा, रूढ़ी समझा, आदेश समझा, इसमें और एक जान लीजिए उपविधियाँ। उपविधियाँ, उपविधियाँ क्या होता है? ठीक है, देखिए, कोई भी संस्था अपने कार्यालय को अच्छे ढंग से रन करने के लिए, चलाने के लिए अपना एक नियम बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? उपविधियाँ। तो उपविधियों में आने वाले जितने भी नियम बनाए जाते हैं, वो भी मौलिक अधिकार का खंडन न करे, नहीं तो ये भी उस हद तक शून्य हो जाएगा। ये है उपविधियाँ। इसी के साथ और एक शब्द आता है, वो है प्रथा। प्रथा, प्रथा क्या होता है? जैसे मैंने कहा आपको कि रूढ़ियाँ हैं, वैसे प्रथा भी है, ठीक है ना। इन प्रथाओं को ख़त्म करना है, अच्छे तरीके से ख़त्म करना है। और कोई भी सामाजिक प्रथाएं अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, तो ये भी क्या होंगे? उस हद तक शून्य हो जाएंगी, उस हद तक शून्य हो जाएंगे। तो ये रही आर्टिकल 13 का 1। साथ में आर्टिकल 13 का 4 क्या बोलता है, इसको समझिए। अनुच्छेद 13 का 4 ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि देखो भाई, संविधान का जो अमेंडमेंट करने वाली प्रावधान है, यानी कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग तो संविधान के कई सारे संशोधन होते हैं। तो इसमें मौलिक अधिकार का भी संशोधन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अनुच्छेद 13 का 4 कहता है कि जो विधि शब्द हम लोगों ने पढ़े, विधि शब्द, इस विधि के अंतर्गत ये आर्टिकल नहीं आता है, अनुच्छेद 368 नहीं आता। इसका मतलब संशोधन करने वाला जो शक्ति है अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग, इसको विधि में शामिल नहीं करते, ये विधि नहीं कहलाएगा। और इस चीज़ को कब शामिल किया गया? तो इस चीज़ को 24वां अमेंडमेंट, ठीक है, 24वां अमेंडमेंट 1971 को शामिल किया गया। और ये कहा गया कि आर्टिकल 13 का 4 ये साफ साफ कहता है कि अनुच्छेद में संविधान का जो संशोधन है, उसमें वो विधि के अंतर्गत नहीं आएगा। ये बात रही आर्टिकल 13 की। तो आपने समझा कि जुडिशियल रिव्यू किस तरीके से होता है, किस तरीके से संविधान को संरक्षण किया जाता है। और ये मौलिक अधिकार का सबसे बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि मौलिक अधिकार दिया गया है, यदि उसे पालन करने वाला कोई हो ना, तो कैसे होगा? इसलिए आर्टिकल 13 का इम्पोर्टेंस, यानी कि भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, राइट।